Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the neurodevelopmental disorder, today we will learn communication disorder में speech sound disorder. काइंडली वीडियो आगे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करना ना भूलें। स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स के लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसमें एक पर्सन की जो साउंड प्रोडक्शन होती है उसके अंदर डिफ़िकल्टी आ जाती है, मतलब एक तसलसल के साथ साउंड की प्रोडक्शन नहीं कर पाता, वर्बल कम्युनिकेशन में को नहीं प्रॉपरली जनरेट हो पाती, वो प्रिवेंट होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी साउंड प्रोडक्शन नहीं हो रही, सो इस वजह से उसकी वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप नहीं हो पाएगी। लिमिटेशंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आना शुरू हो जाती हैं, यानी एक पूरे प्रोसेस को वही लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरह सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और ये जो जितने भी सिम्टम्स हैं ये डेवलपमेंटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक पर्सन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आर नॉट रिलेट टू बाय बर्थ कोई भी इश्यूज़ जो है वो उसके साथ रिलेट नहीं किया जाएगा इन कंडीशंस के साथ, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी का हो जाना, क्लेफ्ट पैलेट का हो जाना, डेफनेस, हियरिंग लॉस, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी या कोई भी दूसरी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ बाय बर्थ अगर ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनके साथ डायरेक्टली इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। क्लेफ्ट पैलेट जो है उसके अंदर वो एक इशू है जिसमें एक बर्थ में एक बच्चा जो है वो क्लेफ्ट, उसका जो अपर लिप होता है वो स्प्लिट हो जाता है, लेकिन उसके अपर लिप का जो एरिया होता है इसमें वो अपर लिप इसमें इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह डायग्नोस्टिक फीचर में स्पीच साउंड प्रोडक्शन को जब डेवलप होना होता है तो उसके लिए दो स्किल्स होती हैं, नंबर एक फोनोलॉजिकल स्किल और दूसरी आर्टिकुलेशन स्किल्स, जैसे कि जॉ, टंग और लिप्स वगैरह की मूवमेंट। अब अगर इस मैकेनिज़्म को देखा जाए तो अगर इस तरह की लैंग्वेज डिसऑर्डर का इशू आएगा तो उसमें फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके यानी कि कोई इसके फोनिक्स की सही डेवलपमेंट ना हो पाना या उसकी लिप, टंग या जॉ की सही तरह से मूवमेंट ना हो पाना। इसी तरह डायग्नोस्टिक फीचर जो सपोर्टिव हैं इसके, उसमें ये कि कोई फैमिली के अंदर बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री हो या इन स्किल्स को आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल स्किल्स के अंदर डिले आना शुरू हो जाए। वर्बल डायस्प्रैक्सिया इसके लिए एक अलग से टर्म भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा जेनेटिक कंडीशंस में भी इसको देखा गया है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और जीन म्यूटेशन वगैरह में भी। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली डिसऑर्डर्स में हमने देखा था कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में कि नॉर्मल वेरिएशन इन स्पीच, कि एक इलाके के अंदर एक पर्सन हो सकता है प्रॉपरली बोल सकता हो लेकिन दूसरे इलाके के अंदर वो लैंग्वेज चेंज हो जाने की वजह से वो सही प्रॉपरली स्पीच ना कर सके। हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, के कोई भी जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं कि किसी सेंस का सही प्रॉपरली डेवलप ना होने की वजह से होता है। इसी तरह डायसर्थरिया के अंदर जो है ये मोटर डिस्फंक्शनिंग की वजह से जो हो रहा होता है। डायसर्थरिया में दरअसल बोलने का जो इशू होता है उसके अंदर डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये सेरेब्रल पाल्सी की वजह से इसको डायग्नोज तो हो सकता है, लेकिन 3 साल के कम बच्चे में इसका डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस 3 साल के बच्चे में इसकी मिनिमल बॉडी मोटर इन्वॉल्वमेंट होती है जिसका असर जो है वो फौरी तौर पर डायसर्थरिया के ज़रिए हम नहीं जज कर सकते। इसी तरह सिलेक्टिव म्यूटिज़म, चूँकि सिलेक्टिव म्यूटिज़म अगर किसी पर्सन के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से सिलेक्टिव म्यूटिज़म पॉसिबल हो सकती है, और इस वजह से भी डायग्नोज फौरी तौर पर नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर किसी के अंदर सिलेक्टिव म्यूटिज़म किसी एक खास एरिया में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है अपनी स्पीच में, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी कम्युनिटी में, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में, अपने लव्ड वन के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो बोलने में, तो ऐसी सिचुएशन में इसका डायग्नोज पहले इन सिचुएशंस के साथ रख के देखा जाता है, इसके बाद फिर उसके बारे में डायग्नोज देकर तो उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब टू द स्कूल ऑफ जिस्ट NSR एंड press the bell icon for notification of my new videos. Thank you very much.